देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है 10 फरवरी 2020 को, 10 फरवरी को, जिसमें उन्होंने SC/ST एक्ट पे अपने 20 मार्च 2018 के निर्णय को रिवर्ट कर दिया है। और उस 20 मार्च 2018 के निर्णय के ऊपर आरोप था कि उसने जो कोर प्रिंसिपल्स गिवन थे SC/ST एक्ट 1989 में, उसे डाइल्यूट कर दिया था। 20 मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच की जजेस ने वो निर्णय जब सुनाया था, तो आपको याद होगा उसके बाद पूरे भारत भर में आगजनी हुई थी। फगवाड़ा जालंधर में भी एक लड़का मरा था और लंबे समय तक वो प्रोटेस्ट चले थे पूरे देश भर में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में क्या कहा 2018 में, फिर उसी समय में भारत सरकार पार्लियामेंट के अंदर लॉ लेकर के आई, जिसके तहत उन्होंने अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ओवरटर्न करने की कोशिश की। फिर अक्टूबर 2018 में ही भारत सरकार ने एक हलफनामा दर्ज कराया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 24 जनवरी 2019 को वो सभी के सभी पिटीशंस जो 20 मार्च 2018 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ थी, माने कि रिव्यू पिटीशंस, और वो प्लीज़ जो पार्लियामेंट के किए गए अमेंडमेंट के भी खिलाफ थी, उन सबको क्लब कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 1 अक्टूबर 2019 को सुनवाइयाँ शुरू हुई। 3 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रिजर्व कर दिया और 10 फरवरी 2020 को निर्णय आया है। 20 मार्च में क्या कहा था 2018 को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यू लिया उसका सितंबर 2018 में, अक्टूबर 2018 में ही केंद्र सरकार ने क्या हलफनामा दर्ज कराया, उसके बाद 1 अक्टूबर 2019 को क्या सुनवाई हुई, और अब 10 फरवरी को क्या फैसला है, इस पे बात करेंगे। पहले देखें कोर में है क्या। कोर में है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, जो 2015 में भी अमेंड हो चुका है एक बार, और 2018 में भी उसे अमेंड किया गया है। इसको आज समझते हैं। इसको ज़रा ना खुले दिमाग से समझना होगा। ठीक है, MCQs आएंगे, इस पर मेंस के क्वेश्चन भी आएंगे, इंटरव्यू में पूछा जाएगा, लेकिन मैं हर बार हर लेक्चर में कहता हूँ कि कब तक ऐसे ही होगा कि हम किसी चीज़ को MCQ के लिए पढ़ें और मेंस के क्वेश्चन के लिए पढ़ें। कभी ये क्यों नहीं सोचते हैं कि उस पर MCQ क्यों आया, उस पर मेंस का क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि उसका भारतीय सभ्यता से, समाज से, अर्थव्यवस्था से, राजनीति से, संस्कृति से एक सरोकार है। और एक IAS एस्पिरेंट, एक IAS ऑफिसर को इन्हीं मुद्दों पर तो पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो इतनी डाइवर्स सोसाइटी को, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी को, इतने हाईली एनरिच्ड वैल्यू ओरिएंटेड डेमोक्रेसी को बेटर वे में सर्व कर सकें। लेकिन जब हम ये उल्टी अप्रोच से जाते हैं ना कि MCQ आएगा और मेंस का क्वेश्चन आएगा, तो हम उस पूरे टॉपिक की जो आत्मा है उसे अपने साथ आत्मसात नहीं कर पाते, इसलिए हम भूलते हैं। बार बार आपसे पूछा जाता है इतना सिलेबस याद कैसे रखेंगे, भूल जाएंगे। आप ज़रा मुद्दे में आइए एक कलेक्टर के तौर पर, उसे आप समझिए एक नज़रिए के साथ, एक न्यूट्रल पर्सन के साथ, और न्यूट्रल नज़रिए का बेसिस होगा संविधान। संविधान आपको न्यूट्रल बना देता है हर पॉइंट पे। अब आप उस मुद्दे को पढ़िए, समझिए, फिर मैं कहता हूँ प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, मेंस भी हो जाएगा, इंटरव्यू। असल में जिसलिए आपको इतना पढ़ा रहे हैं वो है सर्व कैसे करना है, वो होगा, वो पर्पज़ होता है किसी चीज़ का। तो चलिए आज दलितों के ऊपर जिक्र करेंगे, आज जनजातियों के ऊपर जिक्र करेंगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, किस तरह की ये सारी प्रक्रिया है, क्यों इस कानून को भारत में लाना पड़ा, और इतिहास क्या कहता है इस विषय में। हमने जितना बोर्ड पे लिखा जा सकता था अभी लिखा है, फिर ये हो जाएगा तो इसे डिलीट करके और लिखेंगे। आपको मैं एक एक बिंदु आज कराऊंगा, बिल्कुल भी इम्पेशेंट ना हो। जब मैं आपको उस SC/ST एक्ट के प्रोविजंस बताऊंगा, इम्पेशेंट ना हो, वो आपको एक सोशोलॉजिकल क्रोनोलॉजी जैसी लगेगी, जैसे कि ये सब तो हमने पढ़ा सुना है, ये बिल्कुल वही उस एक्ट में डाला है। शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत की अगर आप बात करें तो भारत में एक व्यवस्था बहुत पुरानी पाई जाती है, जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। वर्ण व्यवस्था को ज़रा ध्यान से समझें। वर्ण व्यवस्था का मतलब यहाँ पर क्या है? वर्ण मतलब कि रंग के आधार पर आप चीज़ों को बांट रहे हैं। रंग यहाँ पर वैसा रंग नहीं है जो रंग गोरा काला, यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए। वर्ण मतलब ये है कि जो जिस तरह के कार्य करने की क्षमता रखता है, उस तरह उसे उसी सेगमेंट में डाल करके
एक रंग एलोकेट किया गया है। जैसे आज की डेट में हम कोई डायरी लगाते हैं या कोई फाइल लगाते हैं या कोई बुक है हमारे पास, उसमें जहाँ जहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ से हम एक कलरफुल स्लिप बाहर को निकाल देते हैं और उस पर लिख देते हैं कि ये पॉइंट से रिलेटेड कंटेंट इस पेज पे होगा। और इस तरह से आपकी उस बुक में हरी, ऑरेंज, पीली, नीली कई रंग की पट्टियाँ होती हैं। तो आपने भी रंगों के आधार पर इम्पॉर्टेंट कंटेंट को इस तरह से डिवाइड कर रखा है। इसे डिवाइड करने से बेहतर शब्द है सेगमेंट कर रखा है, डिवाइड नहीं सेगमेंट कर रखा है। तो अगर मैं बात करता हूँ वैदिक पीरियड की, लगभग 1500 से 1000 BC के अराउंड, बिफोर कॉमन एरा, मतलब आज से लगभग 3500 ईयर बिफोर। तो 1500 BC के अराउंड जब वैदिक पीरियड की बात होती है, जिसे मैं ऋग्वेदिक दौर भी कहता हूँ, क्योंकि 1500 से 1000 BC के बीच में ही ऋग्वेद लिखा गया। लिखा यहाँ पर गया मतलब ऋग्वेद की रचना हुई, लिखे तो बहुत बाद में गए हैं, मौखिक रचना हुई, इसे कहते हैं कंपाइलेशन, कॉम्पोजिशन। ओके, इस दौरान आप आज की डेट में अगर मैं आपको एक बात कहूँ तो इकोनॉमी में बड़ी ईजिली एक बात एक्सेप्ट हो जाती है, उसे आप कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। आप लेबर को डिवाइड करते हैं। किसी भी समाज में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी राजनीति में एक डिवीजन आपको दिखता है, एक सेगमेंटेशन आपको दिखता है। तो समस्या डिवीजन में नहीं है, समस्या किसी चीज़ को सेगमेंट करने में नहीं है, समस्या है कि डिवीजन किस बेस पे की है, समस्या है कि सेगमेंटेशन किस बेस पे की है। समस्या बेस में है, आधार पे है। समस्या किसी चीज़ के विभाजन में नहीं है, क्लासिफिकेशन में नहीं है, कैटेगराइजेशन में नहीं है, समस्या आधार में। तो ऋग्वेद दौर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर काम के, कर्म के आधार पर वर्गीकरण हुआ करता था, जिसे आप कह रहे हैं कि वर्णन किया गया है समाज का। तो समाज का वर्णन किसी चीज़ का अगर किया गया, परिभाषित किया गया है, तो उसे अलग अलग अंगों से वर्णन किया गया है। वह अलग अलग अंग कर्म के आधार पर निर्मित हुए हैं। तो यहीं से आता है शब्द वर्ण। और जब वर्णन एक बार कर दिया तो हर वर्ण को एक खास रंग से आपने दिखाया, इसलिए श्याम रंग कृष्ण, श्याम रंग काला रंग। तो इस तरह की वर्णन के जिक्र आते हैं। तो ये देखिए, एक तरह की सोसाइटी में आपने क्लासिफिकेशन कर रखी है कर्म के आधार पर। इसका क्या बेनिफिट होता है जब हम बर्थ के बेसिस पर क्लासिफिकेशन वर्क के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे सपोज कीजिए, एक चीज़ तो आप मान करके चलेंगे कि आप मेरिट को कभी डिनाई नहीं कर सकते। अब मैं आपके सामने लेकर के चलता हूँ ABCD 4 मेंबर है सोसाइटी में। सपोज कीजिए कि A मेहनत करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, अपने आसपास सोसाइटी को ऑब्जर्व करता है, नेचर को अच्छे से स्टडी करता है, रिवर को, नेचुरल फीचर्स को, बॉडी को, हर चीज़ को अच्छे से स्टडी करता है। तो ये काफ़ी स्ट्रांगली स्टडी ओरिएंटेड वर्क कर रहा है। तो इसके स्किल्स स्टडी में है, मेरिट इसकी स्टडी में है। मान लीजिए अगर मैं B की बात करता हूँ तो B यहाँ पर ज़्यादा स्किल्स रखता है एज अ वॉरियर, ज़्यादा स्किल रखता है एज अ प्रोटेक्टर, ज़्यादा स्किल्स रखता है एज अ मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी। वो एक तरह की रूलिंग क्लास के तौर पर काम कर रहा है। तो इसके स्किल्स यहाँ पर मान लीजिए कि वो मैनेजमेंट ज़्यादा बेटर करता है। अब C की बात करते हैं। मान लीजिए C का अगर यहाँ पर मैं कैटेगराइजेशन करूँ तो सपोज़ कीजिए कि C ट्रेड एंड कॉमर्स में ज़्यादा रखता है, दुकानदारी में ज़्यादा ख्याल रखता है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में उसका फोकस ज़्यादा है, एग्रीकल्चर में उसका फोकस ज़्यादा है। तो वो C के तौर पर ट्रेड एंड कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह की चीज़ें कर रहा है C। लेकिन अब मान लीजिए कि जब हम बात D की करते हैं, उसका इतना ग्रोथ नहीं हो पाया कि वो स्टडी में स्किल्स डेवलप कर ले, वो मैनेजमेंट में स्किल्स ग्रो कर ले, वो ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग में अपने स्किल्स ग्रो कर ले। तो वो ऑल इन ऑल एक तरह का सब्सिडरी होकर के रह गया है और वो इन तीनों को सपोर्ट कर रहा है। वो A को भी सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम कर रहा है, B को भी और C को भी। ये तो हो गई बिल्कुल ओरिजिनल क्लासिफिकेशन। तो D यहाँ पर काम कर रहा है एज अ सपोर्टर, एज अ लेबरर, एज अ वर्कर, और वो इन 3 सेगमेंट का समर्थन कर रहा है। ये हो गया कर्म के आधार पर विभाजन बिल्कुल बिगिनिंग में। अब मान लीजिए कुछ समय बीता, A की वो मेरिट्स जानने लगी, क्योंकि A जिन पुरुषार्थ की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में महान बना था, वो पुरुषार्थ करना उसने छोड़ दिया और अब उसका स्तर गिरने लगा है। तो वो यकीनन ही अगर स्तर गिरने लगा है और अब वो अपने आप में उसी शिक्षा की धरोहर को आगे नहीं बढ़ा सकता, अपने ही गुणों को, अपनी ही मेरिट को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है,
तो वो बी, सी या डी और किसी कैटेगरी में फिट होगा अब ऑटोमेटिकली। और ऐसे में मान लीजिए कि अब वो एक सिर्फ और सिर्फ सपोर्टर ग्रुप से अधिक कुछ नहीं रहेगा, तो वो ऑटोमेटिकली डी में आ जाएगा, क्योंकि वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर। लेकिन साइमल्टेनियसली डी में कोई एक ऐसा है जिसने मेहनत अपनी लगन के दम पर शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण करने के दम पर उसने अध्ययन किए, और उस अध्ययन के आधार पर अब वह भी एक सार्थक योगदान दे रहा है समाज के, अर्थव्यवस्था के, राजनीति के निर्माण में, तो वो यकायक ही डी से निकल करके उसकी कैटेगरी ए में आ जाएगी। उसका वर्ण विभाजन अब डी में नहीं काउंट होगा, ए में होगा। मतलब इट वाज वेरी वेरी कनेक्टेड। इसमें डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मोबिलिटी वाज देयर। ए से डी भी जा सकते हैं, डी से ए भी जा सकते हैं, मोबिलिटी बहुत है, आगे पीछे जाना बहुत है। किस आधार पर है? आधार है कर्म, तो एक व्यवस्था है। वैदिक दौर में ये चलने लगा, ऋग वैदिक दौर में। अब समय आगे बढ़ता है और आता है लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में आप आकर के क्या कर दिया आपने कि ये जो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था चल रही थी, इसको आपने कर्म से बदल के जन्म के आधार पे कर दिया। अब ये वर्क से ना होकर के बर्थ से होने लगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसके दो नेगेटिव कंक्लूजन्स निकले बहुत ज़बरदस्त, जिसकी वजह से समाज इतने लंबे समय तक जूझता रहा है। क्या हुआ? अब मान लीजिए कोई संतान ए के घर में जन्मी है और ए का कार्यकाल स्टडी और बाकी चीज़ों से जुड़ा है, प्रेस्टिजियस काम है, और ए के घर में एक नाकारा नालायक संतान जन्म ले गई। अब ना वो कुछ करती है, ना उसके अंदर कोई ज्ञान है, ना कोई आधार है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो वही स्टेटस और वही रिस्पेक्ट और वही पोजीशन, वही प्रिविलेजेस, वही डिग्निटी रखवाएगा जो ए सेगमेंट को मिलती है। क्यों? क्योंकि जस्ट बाय द बर्थ उसका जन्म ए में हुआ है। और मान लीजिए कोई संतान डी में जन्मी है, सामर्थ्य है, शिक्षा है, गुण है, मेरिट है, सब है, लेकिन वह समाज में वही हीन भावना, वही डिप्रीविएशंस और वही एट्रोसिटीज़ सब झेलेगा, क्योंकि उसका जन्म ही डी में हो गया है। तो जन्म के आधार पर ये हो गया। इससे आप क्या कर रहे हैं? इससे आप दो चीज़ें कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं? इसमें ये समस्या आ जाती है जब आप बर्थ के आधार पर इसे करते हैं कि आप कैटेगरीज को फिक्स कर दे रहे हैं। मतलब अब वो जितना ही प्रयास कर ले, उसके कभी भी मोबिलाइजेशन का कोई स्कोप ही नहीं है, उसके मोबिलाइजेशन का कोई स्कोप ही नहीं है, तो उसके अपवर्ड मोबिलाइज होने का कोई स्कोप ही नहीं है डी और सी और बी का। वो अपनी कैटेगरीज में फिक्स हो गए क्योंकि आपने उन्हें जन्म के आधार पर कर दिया। तो पहले तो आपने उनकी मेरिट ही डिनाई कर दी, दूसरे आपने उनके अपवर्ड मोबिलाइजेशन का स्कोप बंद कर दिया। अब जब आपने ये कर दिया तो आप उनसे सवाल करने लग गए। ये दूसरा समस्या कि जब तुम्हारा कभी उत्थान होगा ही नहीं, जब तुम्हारा कभी अपवर्ड मोबिलाइजेशन होगा ही नहीं, तुम पढ़ते क्या रहते हो? तो फिर उन्हें कहा कि तुम क्या अध्ययन करोगे, तुम वेद क्यों पढ़ोगे, तुम ग्रंथ क्यों पढ़ोगे, तुम वेदाध्ययन क्या करोगे, तुम उन संस्थाओं में जहाँ शिक्षा मिलती है, मंदिरों में जा करके क्या करोगे, तुम जहाँ पर गुणी योगी शिक्षित लोग रहते हैं, पंचायतें, तुम वहाँ जा करके क्या करोगे? तुम केवल वह कार्य करो जो बढ़ती अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए कार्य है। मतलब तुम चमड़ा निकालने का कार्य करो, तुम मुर्दों को उठाने साफ करने का कार्य करो, तुम जानवरों के मरे हुए हाड़ मांस को उठाने का काम करो, तुम नालियाँ नाले साफ करने का कार्य करो। मतलब तुम वह सारा काम करो जो समाज की मलिनता को ले जाए अपने साथ। क्योंकि जब तुम्हारा अपवर्ड मोबिलाइजेशन हो ही नहीं सकता, तुम क्या ट्रेड एंड कॉमर्स सीख के करोगे, तुम क्यों करोगे एग्रीकल्चर, तुम क्यों करोगे वेद अध्ययन? तो उनसे वो अपॉर्चुनिटी भी छीन ली, जिस अपॉर्चुनिटी के दम पर मान लीजिए कि उनका अपवर्ड मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा, लेकिन एक मोबिलाइजेशन अपने अंदर भी होता है कि आप गुर्बत से निकल करके आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, वह भी उनसे छीनने का काम कर दिया गया, यह कह करके कि तुम्हारा अपवर्ड मोबिलाइजेशन तो होना ही नहीं, तो तुम ये करोगे भी क्यों? तो उनका एक विशियस साइकिल चला, और ये विशियस साइकिल ऐसा चला कि वो लंबे दौर तक उससे कभी बाहर ही नहीं आ पाए। क्योंकि फिर जितनी भी सारी हेल्पलेसनेस है वो फिर सारी वहीं जाती रहीं। अब क्योंकि समाज में वर्ण के आधार पर आपको सामर्थ्य मिलता है और पोजीशन मिलती है, तो यहाँ पर वर्ण जब जन्म के आधार पर हो गया तो यह स्ट्रिक्टली जातियाँ हो गया। यह क्या हो गया? जातियाँ हो गया। क्यों? क्योंकि 4 वर्ण आपने बना दिए। अब इस वर्ण में भी जो डी वर्ण की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
अब इसमें आपने ये तो बना दिया, आपने 4 कास्ट हो गई एक तरह की, क्योंकि पुर्तगालियों ने इसे कास्टा सिस्टम कह के बुलाया। अब जो इनके बीच फिट नहीं हो रहा उसे बोला आउटकास्ट, वो चारों के बीच फिट नहीं हो रहा वो आउटकास्ट है। तो डी में भी कैटेगरी है, एक वो जो पूर्ण रूप से निषाद है, जो अछूत है, जिसका छाया पड़ना, जिसका छूना भी पाप है। और उसी में एक वर्ग है जिसको एग्रीकल्चर लेबर के तौर पर, जिसको वर्कर के तौर पर आप रिटेन कर सकते हो। तो इसमें भी फर्दर आपने डिवीजन करके रख दी। अब इसी तरह से फिर आगे समय बढ़ा, अंतरजातीय विवाह हुए, इंटर मैरिजेज होने लगी, तो जातियां बढ़ती चली गई, अनुलोम प्रतिलोम विवाह होते चले गए। 8 प्रकार के विवाह बताए गए थे, उसमें आज हमें नहीं जाना। मुद्दे की बात यह है कि आपने जाति प्रथा को बहुत ही प्रगाढ़ कर दिया और ये चलती चली गई, और यह कहा कि समाज ऐसे ही चलता है, चलता था, चलेगा। ये एक बेसिस है, इसे डिस्टर्ब करने की कोशिश ना किया जाए, वरना समाज नहीं चलेगा। क्योंकि यह तर्क दिया गया कि अगर क्लास डी को अपवर्ड मोबिलाइज करके क्लास ए बी सी में ला देंगे तो क्लास डी के कार्य कौन करेगा, क्लास डी के कार्य कौन करेगा। जबकि अगर ध्यान से देखा जाए तो इनसे मैं ये तर्क करना चाहता हूँ कि अगर हम वापस जाएं इतिहास में, तो क्लास डी के कार्य पहले कैसे चुने गए थे, ए ने कैसे कार्य चुने थे, बी ने कैसे चुने थे, सी ने कैसे, अपने सामर्थ्य के आधार पर। जब क्लास डी का भी अपवर्ड मोबिलाइजेशन हो जाएगा तो उस समाज में भी तो कोई ऐसा होगा जो ए बी सी में फिट नहीं हो पा रहा, तो वो क्लास डी के काम करेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि रोजगार है, काम काज है, मतलब ऑल इन ऑल एक सोसाइटी बहुत ग्रो हो जाएगी ना। फिर आपको उस मेंटल एबिलिटी में, उस डेवलप्ड वर्जन में एडजस्ट होना है, फिर उसके साथ उसके वाले चैलेंजेस आ जाएंगे। उन चैलेंजेस में अगर आप वो मेरिट नहीं दिखा पा रहे तो फिर आप ऑटोमेटिक क्लास डी वर्क करेंगे। ये बात समझ में आ रही? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। इसी वजह से फिर जब आप इस तरह से विभाजन करने लगे तो फिर उनकी महिलाएं, उनकी संतानें और उन लोगों के साथ आपने उस तरह के हैंडीकैप्स जोड़ दिए। वो हैंडीकैप बहुत ज़बरदस्त थे। मतलब अब आपने भेद स्थापित किया कि भेद स्पष्ट दिखना चाहिए आपका और हमारा, ताकि आपको कभी ये भावना ना आ जाए कि आप मुक्त भी हो सकते हैं इस परिस्थिति से। ये भी तो एक भय रहता है ना समाज का। समाज को ये भय होता है कि अगर किसी समय में इनमें कोई ऐसा आ गया जो इनका उत्थान करके इन्हें बहुत आगे ले जाएगा, फिर भी तो ये आघात होगा हम पर, क्योंकि अब लंबे समय से इनके सामने हमने अपना वर्चस्व रखा है। ऐसे में आप अपनी अपर बॉडी को कवर नहीं करेंगे। दक्षिण भारत में एक कंट्रोवर्सी आपने देखी कि महिलाओं को कहा जाता था अपर बॉडी आप कवर नहीं करेंगे, घोड़े पर चढ़ने की अनुमति आपको नहीं है। इस तरह के बहुत से नियम, बावली से पानी नहीं लेना है, वो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये आप नहीं कर सकते। मतलब आपको सदा ये महसूस रहे कि एक सामाजिक संरचना में आपका स्थान क्या है, आप कभी उस स्थान से आगे बढ़ नहीं पाएंगे, और जो संरचना बनी हुई है आप उसे कभी ब्रेच ना करें, ठेस ना पहुँचाएं। इसके लिए कई ग्रंथ आए, कई शास्त्र आए, उनमें भी इनका जिक्र किया गया और इसे एक तरह का सैंक्शन दिलाया गया सोसाइटी का। सोसाइटी ने इसे एक मान्यता दी। ये चलता रहा, इस तरह की इनइक्वालिटीज़ रहीं। अब समय आगे बढ़ा। समय आगे बढ़ने के साथ यूरोपियंस का शासन भारत में आया, और यूरोपियंस के शासन के समय में उनको अब अपना रूल स्ट्रॉन्ग करना था। और अपना रूल स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुरुआती दौर में उन्होंने ज़मींदार अपने साथ जोड़े किसानों के विरुद्ध। उन्हें हमेशा बुलवार्क चाहिए थे, एक ऐसी दीवारें जो उनको संरक्षण दें। समय आगे बढ़ा, उन्होंने राजा रजवाड़ों को अपने साथ जोड़ा आम जनता के विरोध में और एजुकेटेड मिडिल क्लास के विरोध में। समय आगे आया, उन्होंने एजुकेटेड मिडिल क्लास को अपने साथ जोड़ा बहुत ही फेरोशियस नेशनलिस्टों के अगेंस्ट। समय आगे बढ़ रहा है, उन्होंने मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ा हिंदुओं के अगेंस्ट, हिंदुओं को अपने साथ जोड़ा मुस्लिमों के अगेंस्ट। ये समय बढ़ते चले गए, लेकिन अंग्रेज़ों के दौर में एक चीज़ होने लगी कि रूल ऑफ लॉ का एक कंसेप्ट आने लगा, जो उन पर तो लागू नहीं होता था अंग्रेज़ों पे, पर भारतीयों में लगभग वो लागू करा देते थे। मतलब रूल ऑफ लॉ तो इंडिया पे ही है, लेकिन एंग्लो इंडियन या यूरोपियन पे तो वो इक्वलिटी नहीं दिखेगी अगर मामला बन जाएगा। लेकिन चलिए भारतीयों में एटलीस्ट वो सब में दिखा देंगे। उसमें भी कुछ सेक्शन रखे थे उन्होंने प्रिविलेज, अगर उनको छोड़ दें तो ऑल इन ऑल एक 60-70% समाज के लिए एक जैसा कानून ला दिया गया। ये आ जाने की वजह से जब कॉमन सिविल कोड आने लग गए, जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ गए, सिविल प्रोसीजर कोड आ गए, इंडियन पिनल कोड 1860-61 के दौरान ये सारी चीज़ें आने शुरू हो गई। इस तरह की दंड संहिताएं आने लगी। इसके बेस पर क्या हुआ कि वो जो समाज में आपने वर्ण के आधार पर यानी कि जाति के आधार पर आपने नियम कानून बना रखे थे, उसका बेस जाता रहा। और जो नियम कानून अब बनने लगे वो बनने लगे कि किस ग्रेविटी, किस मैग्नीट्यूड का क्राइम किया किसने,
और उसे किस क्वांटम में पनिशमेंट या पेनल्टी मिलनी चाहिए। तो वो सब पे मतलब इसे आप कह सकते हैं कि सोसाइटल और रिलीजियस लॉज की वजह सेकुलर लॉज आने लगे, इन्हें हम सेकुलर लॉज के तौर पर जानते हैं, जो नियमों पर आधारित होते हैं, जो रूल ऑफ लॉ पे होते हैं। ये चलने लगा काम। अब इसमें एक समय ऐसा भी आया जब 1909 में 1909 में अंग्रेज़ों ने ही अपना सिक्का मजबूत करने के लिए, तर्क तो वो जेन्युइन ही देंगे हमेशा, तर्क दिया कि मुस्लिम समाज पिछड़ रहा है, इसलिए उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दे दिया। समय आगे बढ़ा, 1932 की बात है, रैमसे मैकडोनाल्ड ने एक मैकडोनाल्ड अवार्ड दिया, जिस मैकडोनाल्ड अवार्ड के अंदर दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की बात की, जिन्हें तब हरिजन के तौर पर जाना जाता था। इस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की बात जब रैमसे मैकडोनाल्ड के मैकडोनाल्ड अवार्ड में की गई, इसके खिलाफ वहाँ पर धरना किया उस समय में एक बहुत ही प्रगाढ़ राष्ट्रीय नेता, जो बाद में आपके राष्ट्रपिता कहलाए, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी ये कहते थे कि एक सभ्यता है भारत और उसमें एक समाज है हिंदू, इसमें से भी अगर इस तरह से विभाजन होगा कि हरिजन अलग हैं, तो यह इन हरिजन समाज का सदा ही विकास ना हो, इसलिए किया गया। क्योंकि अगर एक अलग आप इनको बना देंगे एक सेपरेट इलेक्टोरेट के तौर पर, तो भारत को ही आपने छिन्न भिन्न कर दिया, टुकड़े कर दिए, भारत की सभ्यता ही तोड़ करके रख दी। ऐसे में आप उस सेगमेंट को सदा के लिए डिप्राइव कर रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीम जो इंडिया होगा, जो विकासवादी भारत होगा, जो नीतियाँ होंगी, उनसे लाभ ना उठा पाए। उन्होंने पूना की यरवदा जेल में फास्ट अनटू डेथ आमरण अनशन रख दिया इस मैकडोनाल्ड अवार्ड के खिलाफ। लगातार मीटिंग होती रही और उसी समय गोलमेज सम्मेलन चल रही थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में। BR अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के पक्ष में थे और गांधी जी इसके विरोध में थे। सारी बातचीत हुई, फिर फाइनली एक तरफ BR अम्बेडकर हैं, एक तरफ महात्मा गांधी हैं, और फिर हुआ पूना का समझौता, जिसे हम कहते हैं पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट में गांधी जी ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं, लेकिन चाहे कोटा बढ़ा करके दीजिए, रिजर्वेशन और बढ़ा करके दीजिए। तो एक रिजर्वेशन का कंसेप्ट पूना पैक्ट की वजह से आता है। वो क्या था? रिजर्वेशन क्या था कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन को आगे लेकर के जाना है। इसी सिद्धांत के साथ देश का संविधान बन रहा है आगे, और देश के संविधान के अंदर फिर कई प्रावधान किए गए, जिसमें आपने अब तक चल रहे भारत के भेदभावों को मिटाने के लिए फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 के बीच में आपने कई आर्टिकल्स रखे जो हैं आर्टिकल्स ऑफ इक्वलिटी, जिसमें कई तरह के अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं इक्वलिटी के। इक्वलिटी का आर्टिकल 14 आप सब जानते हैं कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ है। ये बहुत बड़ा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आप जाति के, धर्म के, जन्म के आधार पर इस तरह से कानून के सामने जो सभी एक रूप है, समान है, ये अधिकार किसी का छीन नहीं सकते, जो कि पहले होता था। अगर एक दलित है, वह अगर चोरी भी करता है तो आप उसे सजाए मौत दे सकते थे, लेकिन अगर एक ब्राह्मण हत्या भी करता है तो कुछ गऊ दान करके वो बच जाता था। क्या है मतलब? कानून की नज़र में सब एक नहीं है और कानून सबको एक तरह से ट्रीट नहीं कर रहा है। तो ये ख़त्म किया गया, क्योंकि जब जाति का, समाज का, धर्म का शासन होगा तो फिर इस तरह के भेदभाव होंगे। लेकिन जब शासन कानून का होता है ना, फिर भेदभाव नहीं होता। तो रूल ऑफ लॉ से राइट टू इक्वलिटी आता है। समानता तब आती है जब कानून का राज होता है, असमानताएं तब आती हैं जब राज समाज करता है, जब राज उनके विचार करने लग जाते हैं, जब राज उनके धार्मिक मान्यताएं करनी लग जाती, जैसा खाप पंचायतों में देखने को मिलता है। एक वर्ग की सोच राज करती है और बाकी सबके साथ आपको क्या दिखता है? डिप्रीवेशन। लेकिन जब कानून का राज होता है तो सब बराबर होते हैं। कानून सेकुलर ग्राउंड्स पे बनता है, वो इस तरह की कंसिडरेशन पे नहीं बनता कि कौन सा समाज क्या चाह रहा है। आई बात समझ में? ऐसे में राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। इसी तरह से आर्टिकल 15 की बात की गई कि किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के दौरान। इसी तरह से आर्टिकल 16 में कहा कि किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब की जिक्र की बात करते हैं उसमें एनरोलमेंट के लिए। आर्टिकल 17 तो पर्टिकुलरली टारगेट करता है कि अनटचेबिलिटी ख़त्म होगी, और आर्टिकल 18 ने भी सारे भेदभाव ख़त्म कर दिए। जितने टाइटल हुआ करते थे, राजा, महाराजा, महाराज, अधिराज, राणा, वो सब खत्म कर दिए कि नहीं, समाज में कोई भेदभाव नहीं है, सभी एक समान है। लेकिन इनमें कुछ बदलाव हैं।
कोर्ट ये कहता है कि मेरिट को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। जहाँ आर्टिकल 18 टाइटल को ख़त्म करता है वहाँ मेरिट को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। आप इंजीनियर लगा सकते हैं, डॉक्टर लगा सकते हैं, प्रोफेसर लगा सकते हैं आप, ये मेरिट है। मेरिट तो चाहिए समाज में कि कोई अपवर्ड मोबिलाइज हो। आप आइए, आप अपनी नंबर प्लेट, नेम प्लेट के आगे आप इंजीनियर लिखिए, डॉक्टर लिखिए, जो आपका मन है, ये मेरिट है। लेकिन जो सामाजिक तौर पर निकल करके चीज़ें आई हैं, जो राजघरानों की वजह से आप ये कर करके आए, ऐसा नहीं, वो नहीं। बाय द डेंट ऑफ मेरिट इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग, इट इज़ योर राइट टू फ्लॉन्ट इट सो दैट अदर पीपल कैन बी इंस्पायर्ड बाय दैट, और वो भी उसको फॉलो करें और आगे बढ़े कि हमें डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट बनना है, मुझे भी ये सब लेना है। आई बात समझ में? इस तरह से ये, इसी तरह से आर्टिकल 15 और 16 में एक प्रावधान रखा गया कि भाई जब सबको समानता प्रदान की जा रही है, तो जिसमें ये बात कही कि किसी आधार पर भेद नहीं होगा, लेकिन उसमें एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप रखा। और वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में ये क्लॉज रखा कि समानता क्या होती है। ऑलवेज एक बात याद मेरा लाइफ में याद रखना, इक्वलिटी इज़ नॉट द इक्वलिटी अमंग द इक्वल्स। इक्वलिटी इज नेवर द इक्वलिटी अमंग द इक्वल्स, इक्वलिटी इज द इक्वलिटी अमंग द अनइक्वल्स। अगर आप इक्वल्स में ही इक्वलिटी प्रमोट करते गए तो वो काहे की इक्वलिटी। हाँ, मतलब ये है कि एक मोहल्ला है, उसमें सड़क के उस पार 10 घर हैं, सड़क के इस पार 10 घर हैं। वो जो 10 घर हैं सारे एक तौर पे ही संपन्न थे, पैसा भी था, रिच सोसाइटी भी थी, और आपने अब कह दिया कि धर्म, जाति, जन्म, भाषा के आधार पर भेद नहीं होगा नौकरियों में और कामकाज में, जॉब्स में। 10 के 10 वो तो हो गए इक्वल, क्योंकि एजुकेशन स्टैंडर्ड सेम था, कोई प्रताड़ना नहीं झेली थी, कोई उत्पीड़न नहीं, तो उनको तो बड़ा मज़ा आया इस बात का। अब जरा रोड के इस पार के 10 घर भी ले लो, जनजातियों के और दलितों के घर। अब वो 10 और इन 10 घरों में इस प्रावधान से इक्वलिटी आ पाई, क्यों? वो सारे विरासती तौर पर पढ़े लिखे परिवारों से हैं, उनको कभी कोई मानसिक उत्पीड़न झेलना नहीं पड़ा मैला ढोने का, उन्हें कोई सामाजिक उत्पीड़न नहीं झेलना पड़ा नग्न बदन घूमने का। शिक्षा भी उनको मिली और पैसा भी है, अच्छी कोचिंग, अच्छी ट्यूशन्स, अच्छी वोकैबुलरी, अच्छी लैंग्वेजेस सब आती हैं। अब ये उस रोड के उस पार के 10 घर, रोड के इस पार के 10 घर, दोनों सेम एग्जाम में कम्पीट करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने तो आर्टिकल 15-16 में कह दिया कि कोई भेद नहीं होगा, समानता होगी। तो आपको लगता है कि ये समानता है? जो रोड के इस पार के 10 दलित और जनजातियों के घर थे, वो रोड के 10 उस स्वर्णों के घर से उस एग्ज़ाम में सेम कम्पीट कैसे कर सकते हैं? उनका एजुकेशन का लेवल कहाँ है, उनका सामाजिक उत्पीड़न कहाँ हुआ, कितना हुआ, उनका दंश कितना उन्होंने भोगा है, ये सारी समस्याएं। इसलिए इक्वलिटी से बढ़ करके एक सिद्धांत इक्विटी होता है। इक्विटी को लेकर के आइए। इक्विटी को लाने के लिए फिर एक कंसेप्ट रखा गया कि एक लाइन से दौड़ाएंगे सबको। जैसे कभी रेस का ग्राउंड नहीं देखा, क्योंकि गोला छोटा होता जाता है ना, तो गोला छोटा हो जाने की वजह से क्या होता रहता है, आप देखें, गोला छोटे हो जाने की वजह से सबसे बड़े गोले में उसे आगे खड़ा करते हैं, उसके बाद वाले गोले वाला पीछे होता है, सबसे अंदर के गोले वाला एकदम पीछे रहता है। आप कई बार सोच सकते हैं सेम लाइन से नहीं दौड़े, आगे पीछे दौड़े। अरे गोला भी तो है ना, सरकमफ्रेंस भी तो देखना पड़ेगा ना। गोला गोला मैं इसलिए बोलता हूँ, सबको गोला पता लगना चाहिए। ये भी इक्विटी का ही मतलब है। बाकी हम बोल सकते हैं सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर, पैरामीटर, जो भी है। अब मुद्दे की बात है कि गोला, तो छोटे गोले वाला पीछे खड़ा है लेकिन बड़े गोले वाला ये हुई इक्विटी। अब छोटा, मझोला और बड़ा, तीनों गोले अगर एक लाइन पे खड़े करते तो ये तो तय है कि छोटे गोले वाला जीत जाएगा। और आप बड़ी तालियां बजा रहे इक्वलिटी कर दी। नहीं, ऐसा नहीं था बच्चे, ये इक्वलिटी नहीं हुई, ये तो आपने भेद कर दिया बाकी गोले वालों से। इस तरह से जब दौड़ाना है लोगों को तो एक लाइन से दौड़ाओ। तो एक लाइन तक लाने के लिए उस समय में अंबेडकर के और सभी तकरीबन वर्गों के विचार थे कि अभी इनके अधिकारों को थोड़ा आरक्षित करना होगा। मतलब जो सबके लिए हम अधिकार रखेंगे उनमें से कुछ अधिकार आरक्षित करके इनके देंगे, क्योंकि अभी इनमें सामर्थ्य नहीं है कि उस टोकरे में से अपना हाथ डाल के ले ले, क्योंकि फिर वो हो जाएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जंगल का कानून। जो शक्तिशाली है वो तो ले जाएगा, जो कमजोर है वो नहीं लेगा। जैसे आपकी माँ करती हैं घर में, जो बच्चा शाय है, थोड़ा कमजोर है, थोड़ा आउटवर्ड नहीं है, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, उसके लिए हमेशा गाजर का हलवा या कोई भी ऐसी बढ़िया चीज़ छुपा के बचा के डब्बे में रख लेती है कि वो तो खुद से खाता नहीं या खाती नहीं, उसको मुझे रखना है।
लेकिन जो बच्चा आते ही खा जाता है, मम्मी कहाँ है, खेलते खुलते, उससे भी छुपा के रखती है कि थोड़ा बच जाए। ये बिल्कुल आरक्षण, कि उस टोकरी से सब बराबर ले पाएँ, उसके लिए सब बराबर हों पहले, तो इसलिए उस टोकरी का एक हिस्सा आरक्षित करके उसके लिए रख दिया। इस तरह का एक प्रावधान रखा। इसे कहा गया भेदभाव। तो क्या है, भेदभाव तो किया लेकिन सकारात्मक है ये। इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन बट इट इज़ अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और इस बेसिस के आधार पर रिजर्वेशन का एक कंसेप्ट आया, आरक्षण का एक कंसेप्ट आया। तो पहले रिजर्वेशन को भी समझो। आने वाले एक आधे दिन में जब मैं सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन पे लेक्चर देने वाला हूँ, तो रिजर्वेशन की भी हम इसी तरह से जड़ें पूरी खोल के रख देंगे आपके सामने। अभी तो ये समझाना था। अब ये कर दिया गया और ऐसा माना गया, संविधान में कई प्रावधान रखे गए कि भाई मामला सुधरेगा। लेकिन मामला कैसे सुधरे, ध्यान से समझिए चीज़ों को। आपने कभी एक बात नोटिस की, जो हमारी पहली कैबिनेट बनी है, जो हमारे पहले आम चुनाव हुए हैं, जनरल इलेक्शन 1952 में, किस तरह के लोग चुन करके आए हैं उस आम चुनाव में? मोस्टली वो आपको कौन नज़र आ रहे हैं? द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। अच्छा, आप जरा कांग्रेस भी देख लें, 1946-7 वाली अंतरिम सरकार, इंतरिम गवर्नमेंट, किस तरह के लोग हैं? एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। लेकिन फिर हमने क्या अपनाया? लोकतंत्र। और लोकतंत्र में क्या है? जनरल इलेक्शन, जिसमें सभी को चुनाव लड़ने के अधिकार हैं और वोट डालने का अधिकार है। अब जब चुनाव लड़ने के अधिकार वाली बात आ गई, तो ये तो पॉपुलर वोटिंग होगी और पॉपुलर ही लोग इलेक्शन लड़ेंगे। तो ऐसे में अब क्या होने लगा, यहाँ से एक कंसेप्ट डेवलप हुआ कि जिनका अपने क्षेत्र पे दबदबा अधिक है, जिनका भय भी है, पॉजिटिव चीज़ों से भी चलो लोगों में पकड़ है, लेकिन नकारात्मक चीज़ों से भी। अब होता क्या रहता है कि जब देश इतना गरीब और पिछड़ा हो ना, बहुत गरीब और पिछड़ा हो, इस देश में हर गली नुक्कड़ में एक एक रॉबिन हुड रहता है, जो अपने से एक छोटे से सेगमेंट को हमेशा सर्व करेगा। और वो सेगमेंट क्योंकि कानूनों तक उसकी पकड़ नहीं जा रही, क्योंकि बाबू लोग बाबूपंथी कर रहे हैं, क्योंकि जेब में उसको पैसा नहीं है कि वो कानूनी प्रावधानों से अपने लिए मामले का हल करा ले, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है तो कानूनी प्रावधान समझ में नहीं आते, ये सारी, और कानून भी उतने सशक्त नहीं थे। ऐसे में वो तो चाहता है बस किसी तरह से कोई आके उसका हल करा दे। तो वो पर्सन वो होता है जो अपने विवेक से ही, अपनी डिस्क्रिशन से 4 लोगों को मार करके हल कर देता है और 4 लोगों को साइमल्टेनियसली बचा भी लेता है। तो इधर से पैसा लूटा, 2 लड़कियों की शादी करा दी, उधर से पैसा लूटा, इधर 4 बच्चों को पढ़ाई के लिए लगा दिया। तो इस तरह से जिसका डंका चलता रहा वो अपने तौर पर काम करता रहा। कई पैदा हुए, हाजी मस्तान बॉम्बे में, उनको बड़ा लोग मानते हैं, जिन पे फिल्म भी आई थी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। इस तरह से ये होते रहे। एक मूवी में ऋषि कपूर ने भी रोल प्ले किया, अग्निपथ में, रौफ लाला, वो भी मुंबई के एक करेक्टर है, मिस्टर लाला। उन पे अभी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई ना, जब शिवसेना ने बयान दिया कि उनका तो इंदिरा गांधी से मिलना जुलना था, इंदिरा गांधी जब मुंबई आती थी उनसे मिलती थी, ये चीज़ें रहती थी। तो ये वर्ग पैदा हुए जिनकी समाज में पकड़ थी। अब आता है एजुकेटेड मिडिल क्लास। वो एजुकेटेड मिडिल क्लास ही तो नहीं रहेगा, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, पर चलो प्रोफेशनल भी था अभी, प्रोफेसर। अब वो जनता में नहीं जा सकते, वो काम धाम है। लेकिन पॉपुलर इलेक्शन में उपाय क्या है? पॉपुलर वोट लेना है। तो इन्होंने जनता में जाने की बजाय, जनता से मोबिलाइज होने की बजाय, वोट इन्होंने पूरी जनता की बजाय जो न्यूक्लियस है उसको पकड़ा। न्यूक्लियस कौन है? वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन। तो उन्होंने उनको ही पकड़ा और उसने बोला मैं आपके साथ तो पूरा इलाका आपके साथ। ऐसी फिल्में याद करो 1970s, 80s, 90s। और अभी वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, अजय देवगन नेता खड़ा है, लेकिन अजय देवगन आया, खड़ा होता है, सब शांत हो जाते हैं कि सुन लो नेताजी की बात। तो नेताजी अब जनता से ध्यान एकदम से हटा करके, पहले वो अनाउंसमेंट करके जनता को समझा रहे होते हैं, लेकिन फिर वो एकदम से उसकी तरफ देखते हैं, सुल्तान मिर्ज़ा, और फिर सुल्तान मिर्ज़ा को कहते हैं कि आओ मिलो, राजनीति में हाथ जमाओ। तो तब तो सुल्तान मिर्ज़ा एक्शन में होता है, बाद में फिर सुल्तान मिर्ज़ा जाता है। तो इस तरह से जनता की बजाय अब सुल्तान मिर्ज़े इंपॉर्टेंट होने लगे थे, क्योंकि पॉपुलर इलेक्शन में पॉपुलर वोट ही चलना है। उनके पास समय नहीं रहता था और ये जनता में रहते थे। या तो डर होता था इनका, या फिर इनका स्नेह होता था, समर्थन होता था, कोई भी कारण है वोट इन्हें डलता था। इस वजह से गुंडा तत्व, गुंडा पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का भी 13 तारीख को एक और निर्णय आया है, उस पर भी लेक्चर दूंगा। ये तेजी से बढ़ा। लोकतंत्र की एक नकारात्मक देन ये भी है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत तेजी से हुआ। अब ऐसे में क्या होने लगा,
जिनका समाज में पहले से ही दबदबा है, चाहे वो जाति के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे उसकी अर्थव्यवस्था के आधार पर, चाहे राजनीति के आधार पर, वो और प्रगाढ़ और मजबूत होते चले गए। मुस्लिमों में भी देखेंगे तो हाई क्लास, हिंदुओं में भी देखेंगे तो हाई क्लास, सिखों में भी देखेंगे तो हाई क्लास, जो हाई सेगमेंट में थे वो और मजबूत होते चले गए। बाकी समाज उनके पीछे पीछे जुड़ता चला गया, बस इसी तरह से होता चला गया। अब ऐसे में वो अपने ही बच्चों को, वंशजों को आगे चुनाव में खड़े होने देंगे, आपको कहाँ से खड़े होने देंगे? तो ये जो एक लंबा दौर चला ना, हमने आज़ादी के बाद एक खास तरह का सेगमेंटेशन देखा सोसाइटी का, जिसमें हमने गुंडा तत्वों को, सामाजिक तौर पर जिनकी अच्छी पकड़ है, उन तत्वों को पकड़ का आधार नहीं देखा कि क्या है, लेकिन जिसके पीछे मासेज हैं, जिसके पीछे जनता है, उनको हमने इस लोकतांत्रिक पॉलिटिक्स में एक अच्छी खासी सी जगह दे दी। और हर कोई शुरुआत गुंडाई तत्व से करता था, नेगेटिविटी से, बाद में पॉलिटिक्स में आकर के गंगा में नहाता था और वाइट कॉलर हो जाता था। और उदाहरण सैकड़ों मिलेंगे, आप उत्तर प्रदेश चले जाएं, बहुत सारे भैया और बहुत सारे राजा मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। पुराने वाले राजा, नए वाले भैया, तो इस तरह सिस्टम चलता रहा। अब हुआ क्या, जब आपने पुराना समाज रिप्लेस करके एक ऐसा नया ही समाज बैठा दिया, उस नए समाज में भी आप न्याय कहाँ से उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि पुराने समाज में ए को गुस्सा आता था तो बी सी डी को नोच लेता था। अब नए समाज में नए वाले भैया गुस्सा आता है, वो तो फिर सबको ही नोच लेता है। जब तक कानून का राज नहीं होगा तब तक लोगों का राज होगा, और जब तक लोगों का राज होगा तो लोगों पे तो आपको पता ही है किसका राज है। पढ़ते पढ़ते मन एकदम से बाहर को आ जाता है और दिल करता है कहीं चले जाओ। वो तो अलग बात है कि छत के आगे बने रहा है, वरना मन तो करता है एक बार यहीं से नीचे उतर जाए। अगलीनेस, लेजीनेस, थकावटें, बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ जाता। तो दिमाग, कानून की खासियत है, कानून पे राज संविधान का होता है, मनुष्यों पे राज उसके दिमाग का होता है। मनुष्य राज नहीं होना चाहिए, ये बड़ी बात है। अब ऐसे में 1950 से शुरुआत होकर के 1989 तक दौर रुके ही नहीं उत्पीड़न के, चलते ही रहे। 1955 का प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट, 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड, ये खास और टारगेटेड क्राइम जो पर्टिकुलरली SC ST के विरुद्ध ही हो रहे थे, उसको कवर अप करने में नाकामयाब रहने लगे। और फाइनली 1989 में फिर उस समय की पार्लियामेंट ने कानून बनाया, दैट इज द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। आई बात समझ में? और इस एक्ट के तहत